हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल इकनॉमीज़ की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंटरनल इकनॉमीज़ की। इंटरनल इकनॉमीज़ कौन सी इकनॉमीज़ होती हैं जो फर्म स्पेसिफिक होती हैं और किसी फर्म को अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के कारण मिलती हैं। लेकिन यदि आप बात करें एक्सटर्नल इकनॉमीज़ की तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती हैं और किसी इंडस्ट्री में सारी फर्म्स को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मिलती हैं, जबकि उस इंडस्ट्री का साइज़ एक्सपेंड हो रहा होता है। ये किसी भी फॉर्म में मिल सकती हैं कि ओवरऑल मार्केट एक्सपेंड हो रहा हो, ओवरऑल नए तरीके आ रहे हों चीज़ों को करने के, नई टेक्निक्स आ रही हों जिसके कारण प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो रही हो इंडस्ट्री की और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा हो। तो ये जो बेनिफिट्स राइज होते हैं, ये जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये सारी फर्म्स को मिलती हैं उस इंडस्ट्री की। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं कि ये फर्म के दायरे से बाहर अराइज होती हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के इम्प्रूवमेंट के कारण अराइज होती हैं और यहाँ पर सारी फर्म्स का कलेक्टिव एफर्ट देखने को मिलता है एक इंडस्ट्री के रूप में, और सारी की सारी फर्म ही इस बेनिफिट्स को एंजॉय करती हैं। ओवरऑल एक्सपेंशन और ग्रोथ के कारण इंडस्ट्री के ये इकनॉमीज अराइज होती हैं और ये डिपेंड करती हैं कि इंडस्ट्री का साइज़ किस तरीके से चेंज हो रहा है उस पर। और अगर किसी स्पेसिफिक फर्म के कंट्रोल की बात करते हैं तो ये इकनॉमीज़ किसी भी सिंगल फर्म के कंट्रोल में नहीं होती और इन इकनॉमीज़ को हम ओपन सीक्रेट्स के नाम से भी जानते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकनॉमीज़ की बात करनी है। अब हमने क्या कहा कि एक्सटर्नल इकनॉमीज़ क्या है, जहाँ पर इंडस्ट्री का साइज़ एक्सपेंड हो रहा है, सारी की सारी फर्म्स उस एक्सपेंशन का बेनिफिट उठा पा रही हैं, वो एक्सटर्नल इकनॉमीज़ हैं। मान लीजिए आपके टाउन में कोई एक ही मोटर कार है तो वहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं पाया जाता, लेकिन यदि बहुत से लोग मोटर कार को ओन करें और मोटर कारों की संख्या आपके टाउन में बढ़ जाती है तो ऐसे में पेट्रोल पंप भी इस्टेब्लिश हो सकता है, सर्विस स्टेशन भी इस्टेब्लिश हो सकता है, स्पेयर पार्ट की शॉप्स भी इस्टेब्लिश हो सकती हैं और जितने भी मोटर कार ऑनर्स हैं उन सबको इन चीज़ों का बेनिफिट बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हो सकता है। तो ये एक तरीके की एक्सटर्नल इकनॉमीज़ हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल इकनॉमीज़ को फर्दर किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। टाइप ऑफ अगर एक्सटर्नल इकनॉमीज़ की आप बात करते हैं तो एक्सटर्नल इकनॉमीज़ हैं, पहला इकनॉमीज़ ऑफ कंसंट्रेशन, जहाँ पर फर्म सारी एक साथ एक प्लेस पर यदि इकट्ठा होती हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स वो एक साथ एंजॉय कर सकती हैं। जैसे कि उस प्लेस पर कम्युनिकेशन के, ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स डेवलप हो सकते हैं, ट्रेन्ड लेबर को अट्रैक्ट किया जा सकता है, बाय प्रोडक्ट की जो फर्म्स हैं वो भी इस्टेब्लिश हो सकती हैं और इन सब चीज़ों से सारी की सारी फर्म्स को बेनिफिट होता है। दूसरा इकनॉमीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अकेली फर्म को ज़रूरत होती है कि वो ज़्यादातर रिसर्च पर इंडिविजुअल बेसिस पर डिपेंड करती है, लेकिन जहाँ पर इंडस्ट्री पूरी की पूरी तरह डेवलप हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, वहाँ पर साइंटिफिक और ट्रेड जर्नल्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर इन उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी नई रिसर्च होती है, जो भी नई इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिश किए जाते हैं और इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा सभी फर्म्स उठा सकती हैं। इकनॉमीज़ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब क्या हो सकता है कि इंडस्ट्री जैसे ही अपना साइज़ एक्सपेंड कर रही है वैसे ही वो म्यूचुअली एग्री कर सकती हैं अलग अलग फर्म्स कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर लें। प्रोडक्शन प्रोसेस को किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, मान लीजिए एक साइकिल इंडस्ट्री की बात करते हैं। साइकिल इंडस्ट्री जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ फर्म्स स्पेशलाइज कर सकती हैं व्हील्स बनाने में, कुछ फर्म्स साइकिल चेन बनाने में, कुछ पेडल्स बनाने में। इस तरीके से ये अलग अलग फर्म्स अलग अलग साइकिल के पार्ट्स को बनाने में स्पेशलाइज कर सकती हैं, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन या डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। दो तरीके का हो सकता है ये डिसइंटीग्रेशन, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन की यदि आप बात करते हैं तो जब सारी की सारी फर्म्स एक ही तरीके की वैरायटी बना रही होती हैं किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की तो उसको हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे कि जितनी भी वुलन मिल्स इस्टेब्लिश्ड हैं वो सारी ब्लैंकेट्स को मैन्युफैक्चर करें। दूसरा वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन, जहाँ पर आप कहेंगे कि ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन
प्रोसेस में आपकी सारी फर्म्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ फर्म्स स्पिनिंग में इन्वॉल्व हों, कुछ वीविंग में इन्वॉल्व हों, कुछ डाइंग में इन्वॉल्व हों, तो उसको हम वर्टिकल इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ फिज़िकल फैक्टर्स, अब ये इकोनॉमीज़ भी अराइज हो सकती हैं फेवरेबल फिज़िकल फैक्टर्स या एनवायरनमेंट की वजह से। जैसे ही इंडस्ट्री का साइज़ एक्सपेंड होता है, कुछ फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो कोस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं सारी फर्म्स के लिए। जैसे कि क्लाइमेट की कंडीशंस की यदि आप बात करें, वेदर कंडीशंस की बात करें, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की बात करें, तो ये सारा फिज़िकल एनवायरनमेंट हेल्प कर सकता है किसी पर्टिकुलर प्लेस का कि सारी फर्म्स इनका बेनिफिट उठा पाए। हो सकता है कि जिस एरिया में ये सारी फर्म्स डेवलप हुई हों वहाँ की वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस उन फर्म्स के लिए फेवरेबल हों और वहाँ पर वो फर्म्स ज़्यादा बेहतर प्रोडक्शन कर पाएँ। इकोनॉमीज़ ऑफ वेलफेयर की यदि आप बात करते हैं तो जैसे ही फर्म्स का साइज़ एक्सपेंड होता है, इंडस्ट्री का साइज़ एक्सपेंड होता है, तो एक बड़ी इंडस्ट्री में वेलफेयर के बारे में सोचा जा सकता है, वहाँ वर्कर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के बारे में सोचा जा सकता है और कंसेशनल रेट पर उन्हें कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं गवर्नमेंट से बात करके। मान लीजिए इंडस्ट्री वाले हाउसिंग कॉलोनीज सेटअप कर सकते हैं, हेल्थ केयर यूनिट सेटअप कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर सेटअप कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं वर्कर्स के लिए। इन सब से क्या होगा कि वर्कर्स की ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। फिर है इंटरनेशनल इकनॉमीज़। अब इंडस्ट्री के साइज़ एक्सपेंड होने से केवल नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ ना कुछ इकनॉमीज़ अराइज होती हैं। जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये इनोवेशन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। जैसे ही इंडस्ट्री का साइज़ एक्सपेंड होता है, हम फर्दर इंटरनेशनल लेवल पर compete करने के लिए जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट compete कर रहा होता है, तो ऐसे में वही प्रोडक्ट सर्वाइव कर सकता है जो अच्छी क्वालिटी का होगा और जहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। तो ऐसे में इनोवेशंस पर फोकस रहता है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस रहता है। फिर है ग्लोबल परचेजिंग। अब इंडस्ट्री का साइज़ एक्सपेंड होने के कारण बहुत सारे इनपुट्स ऐसे हैं जो कि ग्लोबली आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल फर्म के लिए परचेज़ करना शायद मुश्किल होता है, चाहे वो टेक्निकल नो हाउ हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, चाहे वो मशीनरी हो। तो आप डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से इंडस्ट्री का साइज़ एक्सपेंड होने के कारण ये सारे प्रोडक्ट्स इजीली अरेंज कर सकते हैं, जिससे सभी फर्म्स को किसी ना किसी तरीके की कॉस्ट का रिडक्शन देखने को मिलेगा और उनके सेविंग्स और प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, हमने पहले भी बात की कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस रहेगा एक्सटर्नल इकनॉमी के लिए। जैसे ही हमारी इंडस्ट्री खुलेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और इस कंपटीशन के कारण यदि जो फर्म्स हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, उनको सरवाइव करना है तो इनोवेशन पर फोकस करना होगा। जैसे कि चाइना का एग्जांपल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना ने काफ़ी हद तक कब्ज़ा कर लिया है वर्ल्ड इकनॉमी पर और इंटरनेशनल मार्केट्स में डोमिनेट करता है। डिमांड मैनेजमेंट की यदि बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पर ही नहीं, फॉरेन मार्केट्स में भी इंडस्ट्री एक्सपेंड होने के साथ साथ डिमांड को मैनेज कर सकती है, अपनी सप्लाई को इजीली बढ़ा सकती है और इन सप्लाई को बढ़ाने के कारण, डिमांड को प्रॉपर मैनेजमेंट करने के कारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इजीली अर्न किया जा सकता है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन, अब जैसे ही इंडस्ट्री का साइज़ एक्सपेंड होता है तो वैसे ही उसको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लग जाते हैं और जैसे ही इंडस्ट्री में बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे, उनको अगर लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही है तो एग्जीक्यूट करना आसान होगा और इससे भी फर्म्स को किसी ना किसी तरह की बचतें मिलती हैं, प्रॉफिट्स अराइज होते हैं। लास्ट फिर आपका इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर। अब जो स्किल्ड लेबर है वो भी इमिग्रेट करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, जहाँ पर वर्ल्ड की सारी इकनॉमीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स की ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर वो मूव कर जाते हैं, जहाँ उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जहाँ उनको बेटर वेज रेट मिलती है। अब जिस कंट्री से वो मूव कर रही है स्किल्ड लेबर,
जहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वहाँ की कंट्री के लिए तो ये सिचुएशन बहुत ही हार्मफुल होती है, लेकिन दूसरी कंट्री जहाँ पर वो माइग्रेट करके जा रही है उस कंट्री के लिए ये सिचुएशन बेनिफिशियल होती है। जैसे कि हम बात करें यूएसए की इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो यूएसए की इकोनॉमिक ग्रोथ में इस तरह के स्किल्ड लेबर का माइग्रेशन या आउटसोर्सिंग की जो पॉलिसी रही है उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। स्पेशली आप बात करते हैं जब कंप्यूटर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टीचर्स की।